हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर से एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक फिजिकल ज्योग्राफी की फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। इस यूनिट से स्टूडेंट क्वेश्चन जो आपसे होंगे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो आपसे पूछती है, एल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कोबर का भूसंगति सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एमए प्रीवियस के भी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन है वो यहीं से है। उसमें क्वेश्चन एमए प्रीवियस की फर्स्ट यूनिट से, जैसा कि बीए की फर्स्ट यूनिट से आता है, ऐसे एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर से फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन होंगे, एल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, समस्थिति से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, कोबर का मध्यपिंड सिद्धांत या इसको भूसंगति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर के नजरिए से, एमए प्रीवियस के नजरिए से तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को एमए करने के बाद आप नेट का एग्जाम दोगे और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा ये क्वेश्चन है उसको हम कोबर के मध्यपिंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर हाईलाइट किया है, कोबर का मध्यपिंड सिद्धांत या इसको भूसंगति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा उस नजरिए से मैं आपको बताऊं। कोबर के पर्वत निर्माण से संबंधित, कोबर के पर्वत निर्माण से संबंधित भूसंगति सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन आ सकता है कोबर के मध्यपिंड का, कोबर का मध्यपिंड सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कोबर के मैंने आपको लिखा कोबर के कोबर के मध्यपिंड सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। या स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है भूसंगति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से। तो स्टूडेंट अब मैं शुरू करता हूँ। कोबर का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत या कोबर का भूसंगति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या कोबर के मध्यपिंड सिद्धांत को समझेंगे। स्टूडेंट, जो ये सिद्धांत देने वाला था वो जर्मन का एक विद्वान, जिनका नाम कोबर के नाम से जाना जाता है, जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान, एक आगे भी स्टूडेंट, ये जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान है। तो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान, जर्मनी के नाम कोबर, जर्मनी के कोबर ने अपना सिद्धांत, तो उसको भूसंगति सिद्धांत कहते हैं, 1925 में दिया। ये सिद्धांत उन्होंने 1925 में दिया था। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान कोबर ने 1925 में पर्वतों के निर्माण से संबंधित अपने भूसंगति सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया। भूसंगति सिद्धांत, स्टूडेंट इनके सिद्धांत को भूसंगति सिद्धांत, मध्यपिंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जर्मनी के विद्वान कोबर ने अपना सिद्धांत 1925 में पर्वत निर्माण से संबंधित भूसंगति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोबर मूलतः संकुचन मत को मानने वाला था, जिसका उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भूसंगतियों में संबंध स्थापित करना था। उसने पृथ्वी के भूपटल का अध्ययन करने के पश्चात, कोबर ने क्या किया, जमीन का अध्ययन किया। इस भूपटल के अध्ययन करने के पश्चात यह विचार व्यक्त किया कि पृथ्वी के अति कठोर भूभाग तथा गतिशील निर्बल क्षेत्र, पृथ्वी के अति कठोर भूभाग तथा गतिशील निर्बल क्षेत्र सदा एक दूसरे के निकट स्थित रहे। वास्तव में उनका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भूसंगतियों में संबंध स्थापित करना था। तो स्टूडेंट
वास्तव में उनका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य, कोबर का जो उद्देश्य था, प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भूसनतियों में संबंध स्थापित करना। यहाँ एक वर्ड यूज किया, दृढ़ भूखंड, एक वर्ड यूज हुआ भूसनति। ये क्या चीज है? ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा। उन्होंने क्या किया? उनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसनतियों के बीच में संबंध स्थापित करना था। कोबर ने इस तरह अपने भूसनति सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण क्रिया को समझाने का प्रयास किया। इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। पृथ्वी में संकुचित होने से उत्पन्न बल से अगर देशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल के कारण भूसनति का मलबा वलित होकर पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। इनका मानना था कि पृथ्वी के संकुचन के कारण, संकुचन के आधार पर या संकुचन के कारण उत्पन्न बल से अगर देशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल के कारण भूसनति का मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। जहां आज पर्वत हैं, वहां पर पहले भूसनतियां थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत का निर्माण स्थल बताया है। कहते हैं कि जहां आज पर्वत स्थल है, वहां पहले भूसनतियां थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत का निर्माण स्थल बताया। इसका मतलब भूसनति पर्वत का निर्माण स्थल है स्टूडेंट। इसके बाद इन भूसनतियों के चारों ओर दृढ़ भूखंड पाए जाते थे। मैं फिर बता दूं, इन भूसनतियों के चारों ओर दृढ़ भूखंड पाए जाते थे, जिन्हें क्रेटोजोन का नाम दिया है। दृढ़ भूखंड, जिन्हें कोबर ने क्रेटोजोन, ये वर्ड आप याद रखें। भूसनतियों के चारों ओर प्राचीन में, बहुत करोड़ों साल पहले, भूसनतियों के चारों ओर जो प्राचीन दृढ़ भूखंड खड़े थे, चारों ओर जो दृढ़ भूखंड फैले हुए थे, उन्हें कोबर ने क्रेटोजोन का नाम दिया। कोबर के अनुसार भूसनति क्या है आपको बता दूं। भूसनति किसके अनुसार? कोबर के अनुसार भूसनति लंबे चौड़े गर्त, कोबर के अनुसार भूसनति लंबे चौड़े जलपूर्ण गर्त। तो स्टूडेंट, भूसनति क्या है? कोबर के सिद्धांत का नाम भूसनति सिद्धांत है या मध्यपिंड सिद्धांत है। तो भूसनति के बारे में मैंने लिखा, भूसनति लंबे चौड़े जलपूर्ण गर्त भूसनति है। कोबर के अनुसार भूसनतियां लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसनति निर्माण की होती है। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसनति निर्माण की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसनति का निर्माण होता है। इसे भूसनति अवस्था कहा जाता है। प्रत्येक भूसनति के किनारे पर एक दृढ़ भूखंड होता है या दृढ़ भूखंड होते हैं, जिन्हें कोबर ने अगर देश का प्रत्येक भूसनति के किनारे पर, अगर भूसनति के चारों ओर दृढ़ भूखंड पाए जाए, उन्हें क्रेटोजोन कहते हैं। अगर भूसनति के एक किनारे पर दृढ़ भूखंड हो, उन्हें कोबर ने अगर देश कहा। क्या कहते हैं? अगर देश। अगर देश का नाम है क्या है? ये दृढ़ भूखंड है। मैंने पहले भी बताया, दृढ़ भूखंड को क्रेटोजोन भी कहा है। जर्मन भाषा का शब्द है क्रेटोजोन। तो स्टूडेंट मैं बता दूं,
कि भूसंगति के चारों ओर अगर वहां दृढ़ भूखंड खड़े हैं तो उन्हें क्रेटोजोन कहते हैं। अगर भूसंगति के एक किनारे पर एक कोई प्राचीन दृढ़ भूखंड है उसे अग्रदेश का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जिन्हें कोपर ने अग्रदेश बताया। इस दृढ़ भूखंडों की अपरदन से इन जो दृढ़ भूखंड जैसा कि बताया था कोबर महोदय ने कि भूसंगति के चारों ओर जो दृढ़ भूखंड है इन दृढ़ भूखंडों के अपरदन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसंगतियों में धीरे धीरे जमाव होता है। तो स्टूडेंट जो दृढ़ भूखंड या पर्वत खड़े थे वहां से जो नदियां निकलती हैं वो क्या करती हैं, नदी घाटी क्षेत्र में अपने क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में अपरदन करके और मलबे को जो अपने साथ लाती हैं उसको निजी जगह जल को गर्त में जमा कर देती है, भूसंगति में जमा कर देती हैं धीरे धीरे। इस क्रिया को अवसादीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अवसादीकरण। एक वर्ड यूज हुआ है अवसादीकरण। अवसादीकरण क्या है स्टूडेंट? अवसादीकरण क्या है? मलबे का जमाव है, मलबे को भूसंगति, मलबे को भूसंगति में लाकर जमा करना। स्टूडेंट अवसादीकरण क्या है? मलबे को भूसंगति में लाकर जमा कर देना क्या कहलाता है? अवसादीकरण कहलाता है, ऐसा कोबर कहते हैं। तो स्टूडेंट अवसादीकरण कहते हैं अवसादी जमाव के कारण भार में क्या होती है, उसके तल में भूसंगति के तल में वृद्धि होने से भूसंगति की तली में निरंतर धंसाव, मतलब नीचे धंसती रहती है, निरंतर धंसाव होता जाता है। इसे अवतलन की क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट इसे अवतलन की क्रिया कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के लंबे समय तक चलते रहने के कारण दोनों क्रिया कौन सी? नदियों द्वारा लाकर मलबा जो जमा करते थे उसको अवसादीकरण, और इस अवसाद से तल के नीचे बैठ जाने को, दब जाने को, धस जाने को अवतलन। इन दोनों की अवसादीकरण और अवतलन की दोनों क्रियाओं के निरंतर चलते रहने से भूसंगति की गहराई अत्यंत अधिक हो जाती है तथा अधिक मात्रा में मलबा का निक्षेप हो जाता है, तथा अधिक मात्रा में क्या हो जाता है स्टूडेंट? मलबा का निक्षेप हो जाता है। जब भूसंगति भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसंगति के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगती हैं। क्या होने लगते हैं स्टूडेंट? एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। इस तरह भूसंगति के दोनों पार्श्वों के संडासी के समान सरकने के कारण भूसंगति के तलछट पर बल पड़ता है, अर्थात अग्रदेशों के पास सरकने से उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण भूसंगति के तलछट में क्या जाती है? सिकुड़न तथा मोड़ पड़ने लगता है, जिसके कारण मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। क्या होता है स्टूडेंट? संपीड़नात्मक बल के कारण भूसंगति में सिकुड़न, तलछट में क्या पड़ता जाता है? मोड़ पड़ने लगते हैं, जिसके कारण मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। भूसंगति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिन्हें कोपर ने क्या कहा है? दो पर्वत श्रेणी। इसमें दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसे कोपर ने एंड कहता है। तो स्टूडेंट ये कहता है कि जब मलबा संपीड़नात्मक बल के कारण दोनों किनारों पर दो पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसे दो पर्वत श्रेणियों को रेड कैटन का नाम दिया। ये जर्मन भाषा का शब्द है रेड कैटन। तो स्टूडेंट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
भूसंहति के मलबा का पूर्णतः या आंशिक रूप है। वो मलबा पूर्णतः वलित होता है या आंशिक रूप में वलित होता है, ये संपीड़न के बल पर आधारित होता है। यदि संपीड़न का बल सामान्य होता है तो केवल किनारों के भाग उस भूसंहति के किनारे वलित होंगे, ठीक है स्टूडेंट, तथा बीच का भाग वलन से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। इस अप्रभावित भाग को कोबर ने स्वानिश वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया स्टूडेंट? इस अप्रभावित शब्द को, सॉरी, इस अप्रभावित स्थल को कोबर ने स्वानिश वर्ग, स्वानिश वर्ग जर्मन भाषा का शब्द है, स्वानिश वर्ग नाम दिया, जिसे सामान्य रूप में हम क्या कहते हैं, मध्य पिंड कहते हैं। मैंने पहले हाईलाइट कर दिया था, जिसे हम, ये जर्मन भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है स्टूडेंट स्वानिश वर्ग। इसे इंडियन भाषा में, आम भाषा में मध्य पिंड, कौन सा भी, मध्य पिंड या मीडियन मास, इंग्लिश में बोले तो मीडियन मास कहा जाता है। स्टूडेंट, कोबर का कहना है कि अगर संपीड़न का बल सामान्य होता है तो किनारों पर मलबा वलित होता है, दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसे रेड पैटर्न कहते हैं, और बीच का भाग अप्रभावित रहता है, जिसे हम मध्य पिंड आम भाषा में या जर्मन भाषा में, कोबर की भाषा में स्वानिश वर्ग कहते हैं। आगे चलता स्टूडेंट, जब संपीड़न का बल सर्वाधिक सक्रिय होता है, यानी आम बल से ज्यादा होता है, सक्रिय होता है, बहुत प्रेशर से बल लगता है, संपीड़न का बल सक्रिय होता है, तो भूसंहति का समस्त मलबा वलित हो जाता है तथा मध्य पिंड का निर्माण नहीं होता। संपीड़न बल जितना अधिक तीव्र होता है, पर्वतीयकरण में उतनी ही अधिक जटिलता आती है, पर्वत उतने जटिल बनते हैं। कभी कभी वलन की ग्रीवा टूटकर दूसरे वलन पर भी चढ़ जाती है, जिसका कारण ग्रीवाखंड का निर्माण होता है। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। स्टूडेंट, टेथिस भूसंहति के उत्तर में यूरोप का स्थल भाग तथा दक्षिण में दृढ़ भूखंड था। इन दोनों अग्रदेशों के आमने सामने सरकने के कारण अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अफ्रीका के उत्तर की ओर खिसकने के कारण बेटिक कालीडेरा, पेरेनिस, प्रवालिस श्रेणियों, मुख्य आल्पस, कार्पेथियस, बाल्कन पर्वत तथा काकेशस का निर्माण हुआ। इसके विपरीत यूरोपीय दृढ़ भूखंड के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण एटलस का, एपिनाइन्स का, डिनारिट्स का, हेलेनाइट्स आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। कार्पेथियंस तथा डिनारिक आल्पस के मध्य वलन से अप्रभावित हंगरी का मैदान मध्य पिंड का सुंदर उदाहरण है, प्रस्तुत करता है। इसी तरह पेरेनीज श्रेणियों तथा एटलस के मध्य भूमध्य सागर का नाम का एक मध्य पिंड है। इसके बाद टारस तथा पांटिक श्रेणियों के मध्य अनातोलिया का पठार, एलबुर्ज और जैग्रोस पर्वत के बीच ईरान का पठार, हिमालय तथा कुनलुन के बीच तिब्बत का पठार, पश्चिम द्वीप समूह के पर्वत तथा मध्य अमेरिका श्रेणी के बीच कैरिबियन सागर, वासात श्रेणियों तथा सियरा नेवदा के मध्य बेसिन रेंज क्षेत्र आदि मध्य पिंड के उदाहरण हैं। इस तरह कोबर ने अपने सिद्धांत में मध्य पिंड की कल्पना करके पर्वतीकरण को उचित ढंग से समझाने का प्रयास किया तथा मध्य पिंड की कल्पना कोबर के विशिष्ट पर्वत निर्माण स्थल की अच्छी तरह से क्या करती है, व्याख्या करती है। स्टूडेंट, हिमालय के निर्माण के विषय में
इंडिया में आ जाए, एशिया में आ जाए, तो नवीन पर्वतमाला हिमालय के विषय में कोबर क्या कहते हैं? कोबर ने हिमालय के विषय में, हिमालय के निर्माण के विषय में बताया कि पहले यहाँ तैतीस सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड, कहते हैं एशिया में जो महाद्वीप है, भारत में, सॉरी एशिया में जो एक पर्वत है नवीन पर्वतमाला, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं, और वर्ल्ड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी यही है, इंडिया में है, उसके बारे में बताता है कि यहाँ पहले एक 33 नाम की भू संगति हुआ करती थी, 33 सागर या 33 भू संगति थी। जैसे कि क्वेश्चन शुरू होते ही मैंने बताया था, जहां आज पर्वत है वहां पहले भू संगतियां थी, ऐसा कोबर का कहना है। 33 सागर नाम की भू संगति हुआ करती थी। कोबर का हिमालय के बारे में बताना है कि हिमालय के निर्माण के विषय में कोबर ने बताया कि पहले 33 सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के दो दृढ़ भूखंड थे। अंगारा लैंड उत्तर में 33 सागर नाम की भू संगति थी, इसको कोबर 33 सागर को भू संगति कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भू संगति क्या है? लंबे चौड़े जलकुंड गर्त थे, तो ये 33 सागर भू संगति। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड के नाम की एक भू संगति हुआ करती थी। तो स्टूडेंट 33 सागर नाम की भू संगति थी, जिसके दोनों किनारों में एक तरफ अंगारा लैंड, दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड नाम के दृढ़ दो भूखंड थे, ऐसा कोबर का मानना था। इयोसीन युग में, कौन से युग में स्टूडेंट? इयोसीन युग में, इयोसीन युग में ये दोनों दृढ़ भूखंड आमने सामने सरकने लगे, जिस कारण 33 के दोनों किनारों पर तलछट के वरण पड़ने से उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ। स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ कि उत्तर में किसका निर्माण हुआ? यहाँ स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ, इसमें वलन करने से दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। बीच का भाग क्या रह गया? प्रभावित, अप्रभावित रहा। इनके दोनों किनारों पर 33 संधि में क्या हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इयोसीन काल में आमने सामने सरकने लगे। संपीड़न बल के कारण किनारों का मलबा अवलित हो गया और दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसके उत्तर में कुनलुन पर्वत, उत्तर में कौन सा पर्वत? ये जो पर्वत श्रेणी मैंने दिखाई है कुनलुन पर्वत श्रेणी का निर्माण। स्टूडेंट मैंने लिख दिया। और दक्षिण में हिमालय की उत्तरी श्रेणी, दक्षिण में हिमालय की कौन सी श्रेणी? उत्तरी श्रेणी का निर्माण। और बीच का भाग अप्रभावित रह गया, कोबर का मानना है ऐसा। इसके उत्तर में फिर से बता दूं, इसके उत्तरी किनारे पर कुनलुन पर्वत का तथा दक्षिणी किनारे पर हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ। और दोनों के बीच तिब्बत का पठार, दोनों के बीच तिब्बत का पठार अप्रभावित क्षेत्र रहा, जिसे कोबर तिब्बत का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं कोबर? तिब्बत का पठार कहते हैं, जिसे मध्य खंड के रूप में जाना जाता है। आगे चलकर मध्य हिमालय तथा लघु श्रेणियों का निर्माण हो गया। ठीक है स्टूडेंट। आलोचना। यद्यपि कोबर का भू संगति सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित कई तथ्यों का उचित उल्लेख करता है, तथापि कुछ स्थानों पर दोष भी पाए जाते हैं। कोबर नंबर 1 जो आलोचनाएं हुई, हालांकि ये जो सिद्धांत है काफी फेमस सिद्धांत था, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें जो दोष पाए गए। नंबर 1, कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं।
नंबर 2, कोबर के अनुसार भूसमिति के दोनों पार्श्व सरकते हैं। किसके अनुसार? कोबर के अनुसार। परंतु एक और ज्योग्राफर सवेस के अनुसार एक पार्श्व सरकता है जिसे उन्होंने पृष्ठ प्रदेश कहा है, तथा दूसरा पार्श्व अपनी जगह पर स्थिर रहता है जिसे उन्होंने अग्रदेश कहा है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सवेस का मत अधिक सत्य लगता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के स्थिर दृढ़ भूखंड का उत्तर से खिसकना तर्कसंगत नहीं है। अब यह आलोचना मान्य नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर संचलन हुआ है। आज भी यह संचलन सक्रिय है। मेरा अगला पॉइंट है नंबर 3, आलोचना। पूर्व पश्चिम फैले पर्वतों जैसे आल्प्स और हिमालय का स्पष्टीकरण तो हो जाता है, परंतु उत्तर दक्षिण में फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण कोबर के द्वारा नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट, ये था कोबर का मध्य सिद्धांत। इसमें कुछ वर्ड्स इसने यूज किए हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए और बता दूं। जो शब्द कोश इसने यूज किया, जो मेन शब्द है उनके बारे में बता दूं आपको। एक बार जरा गौर करिएगा। भूसनती, कोबर ने भूसनती किसको बोला है? कोबर का जो सिद्धांत था वो क्या था? मध्यपीठ सिद्धांत या भू पर्वत निर्माण से संबंधित भूसनती सिद्धांत। कोबर कहते हैं जहां आज पर्वत है वहां पहले भूसनती थी। भूसनती क्या है? लंबे चौड़े जलपूर्ण गर्त, जलपूर्ण गर्त। कोबर कहता है इन भूसंतियों के चारों ओर दृढ़ भूखंड, कौन से भूखंड के स्टूडेंट? दृढ़ भूखंड थे, जिन्हें कोबर ने क्या कहा है? रेड कैटल कहा है। इनके चारों ओर जो दृढ़ भूखंड थे उन्हें कोबर ने रेड कैटल का नाम दिया है स्टूडेंट। इसके बाद की बात करूं, इसमें कुछ और वर्ड यूज हुए, जैसे कोबर ने बताया कि संपीड़नात्मक जो बल होगा वो जितना ज्यादा लगेगा पर्वतीय कण उतना ही कठोर होगा। तो स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से याद होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना होता है। 2 पर्वत श्रेणियां कहते हैं, इनके चारों ओर, सॉरी मैं आपको एक चीज और बता दूं, भूसनती के दोनों किनारों पर 2 पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसे कोबर ने क्या कहा है? 2 पर्वत श्रेणियों को 2 पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण होता है, 2 पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण होता है संपीड़नात्मक बल से, उसे कोबर ने रेड कैटल नाम दिया। स्टूडेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर संपीड़नात्मक बल सामान्य लगता है तो किनारों पर, भूसनती के किनारों पर मलबा जब गलित हो जाता है तो 2 पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसे कोबर ने रेड कैटल नाम दिया। और बीच का भाव अप्रभावित रहता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहां मध्य पिंड का निर्माण होता है। स्टूडेंट, एक चीज और बता दूं, भूसनती का जब निर्माण हुआ तो उसके चारों ओर दृढ़ भूखंड या उसके एक ओर भूसनती की अवस्था होती है। प्रत्येक भूसनती के किनारों पर दृढ़ भूखंड होते हैं, जिन्हें कोबर ने क्या कहा? अग्रदेश कहा है। क्या कहा स्टूडेंट? अग्रदेश किसको कहा है? दृढ़ भूखंड। कहते हैं प्रत्येक भूसनती के किनारों पर एक दृढ़ भूखंड होगा, जिसे कोबर ने क्या नाम दिया? दृढ़ भूखंड, या उसको अग्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अगर भूसनती के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड हो, चारों ओर प्राचीन भूखंड हो, तो उसे क्रेटोजोन का नाम। तो स्टूडेंट, ये था मेरा कोबर का मध्य पिंड सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको ये
क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।